Assalamu alaikum. Today's the topic of discussion is the Brayton cycle with reheating, intercooling and regeneration. Last time we discussed the basics of Brayton cycle, then ideal Brayton cycle, then we have discussed the actual Brayton cycle, and the modification in the actual Brayton cycle is the regeneration. So in this case, we have introduced the two main other components. The first one is the intercooling and second one is the reheating. I will briefly describe what is regeneration, reheating and intercooling first. So we know that we know that द रीजनरेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. रीजनरेशन बेसिकली क्या था हमारे पास कि एग्जॉस्ट जो है टरबाइन का डेट इज स्टिल एट वेरी हाई टेम्परेचर. सो व्हाट वी हैव टू डू, जो कंप्रेसर से गैसेस कंप्रेस होके आ रही हैं, वी हैव टू हीट दोज गैसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन. अब ऐसा करने से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जो कि कंप्रेसर से गैसेस आ रही है उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो फ्यूल हम प्रोवाइड करते हैं वो लेस प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होता है. तो हमें फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम फ्यूल के साथ हम उसको मैक्सिमम टेम्परेचर तक लेके जा सकते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रीजनरेशन प्रोसेस. सेकेंड वन इज नोन एज द आल्सो रीजनरेशन इज आल्सो नोन एज द प्री हीटिंग. क्यों इसको हम प्री हीटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कंप्रेसर से आने वाली गैसेज जो उनको हीट कर रहे हैं before entering into the combustion chambers, because it happens before the combustion chambers. That's why regeneration also called the preheating. अच्छा, regeneration के बाद जो second process आता है that is the reheating process. अब reheating हमारे पास process क्या होता है? टरबाइन हमारे पास है, टरबाइन 1 है, इसमें एक्सपेंशन होगी. जब टरबाइन 1 में एक्सपेंशन होने के बाद वी हैव डिस्कस द एग्जॉस्ट इज स्टिल एट वेरी हाई टेम्परेचर. एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस एग्जॉस्ट को हम प्री हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं. सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम उस एग्जॉस्ट को अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर पे है कि हम उसकी फर्दर एक्सपेंशन कर सकते हैं इन अनदर टरबाइन दैट इज द टरबाइन 2. तो हम क्या करते हैं, बिटवीन द टू टरबाइन, टरबाइन 1 एंड टरबाइन 2, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डिवाइस नोन एज द रीहीटर्स. रीहीटर्स क्या कहते हैं? इट इज आल्सो बेसिकली अ कंबस्टन चैम्बर. टरबाइन 1 है, उसका एग्जॉस्ट जो है लेट्स से दैट इज एट 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 केल्विन. अब हमें टरबाइन के अंदर जो एक्सपेंशन रिक्वायर्ड थी दैट रिक्वायर्ड एट 1500 केल्विन. तो हम क्या करेंगे, 500 केल्विन का जो इंक्रीज है दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द रीहीटर्स. सो हमारे पास दैट डिवाइस प्लेस आफ्टर द मेन कंबस्टन चैम्बर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज द रीहीटर्स. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीजनरेटर्स एंड रीहीटर्स क्या है? रीजनरेटर्स के अंदर हम एग्जॉस्ट से इनलेट गैसेस को हीट अप कर रहे हैं, वाइल इन प्री हीटर हम एग्जॉस्ट को हीट अप करते हुए उसको फर्दर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इन एन अदर टरबाइन. द थर्ड प्रोसेस इज नोन एज द इंटरकूलिंग. अब इंटरकूलिंग क्या है? वर्ड से उसके नाम से पता चल रहा है. इंटरकूलिंग बेसिकली क्या है? कूलिंग कर रहे हैं इन बिटवीन टू प्रोसेसेस. अब देखें, अब यहाँ पे अगर आप देखें वी हैव टू कंप्रेसर, कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2. in between compressor 1 and compressor 2 there is another heat exchanger known as the intercoolers. अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर 1 से जो फ्लूइड आ रहा होगा या जो गैसेस कंप्रेस होके आ रही हैं उनका प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. बट अवर रिक्वायरमेंट इज जस्ट टू इंक्रीज द प्रेशर, सो वी हैव टू मिनिमाइज दिस टेम्परेचर. इन बिटवीन टू कंप्रेसर्स हम बात करें, जस्ट राइट आफ्टर द कंबस्टन चैम्बर हम बात नहीं करें, इन बिटवीन टू कंप्रेसर्स हम बात करें. अच्छा, अब यहाँ पे इंटरकूलर क्या करेगा? अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैसेस का, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उनका वॉल्यूम जो है, गैसेस जो एक्सपेंड करती हैं, वॉल्यूम जो है उनका इंक्रीज कर जाता है, डेंसिटी जो है उनकी कम हो जाती है. डेंसिटी कम होने की वजह से गैसेस लाइटर वेट में कम होने की वजह से वो ज्यादा हो जाती है, उनको हैंडल करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है. So to overcome this difficulty, what we have to do, we introduce the intercooler in between two compressors, compressor 1 and compressor 2. Compressor 1 is the basically a high pressure, low pressure compressor and compressor 2 is the high pressure compressor. पहले हम सडनली प्रेशर को इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा डेफिनेट सी बात है टेम्परेचर राइज भी उतना ज्यादा होगा. जितना ज्यादा टेम्परेचर हमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे वी रिक्वायर्ड अ लार्जर कैपेसिटी कंप्रेसर्स. उन लार्जर कैपेसिटी कंप्रेसर्स को हम स्पेसिफिक टारगेट के लिए डिजाइन करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं कि अपने सारे पैरामीटर को, जिनमें कॉस्ट आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है, अदर पैरामीटर्स आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, टू कंप्रेसर्स यूज कर लेते हैं. सो इन बिटवीन टू कंप्रेसर्स वी हैव अ इंटरकूलर. द पर्पस ऑफ द इंटरकूलर इज जस्ट टू
this is the intercooler. The purpose of the intercooler is just to decrease the temperature, but there is no effect on the pressure. इसके basically it is just a heat exchanger, जो कि यहाँ से यहाँ पे water हो सकता है, air हो सकता है, वो hot water जो है वो heat ले ले, या air जो है वो heat ले ले, और उसको हम further जो है आगे किसी और purpose के लिए use कर सकते हैं, या फिर उसको discard कर सकते हैं. So this process is known as the intercooling process. So this is the Brayton cycle with reheating, intercooling and the regeneration process. अच्छा, अब देखिए हमारे पास अगर हम इसके प्रोसेस डायग्राम देखें तो हमारे पास इसकी टीएस डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास सबसे पहले देखें 1 to 2 प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ द गैसेस इन द कंप्रेसर. अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमारे पास क्या होता है इसमें, बेसिकली वी हैव टू कंप्रेसर. फर्स्ट वन इज द लो प्रेशर कंप्रेसर एंड सेकंड वन इज द हाई प्रेशर कंप्रेसर. अब इस लो प्रेशर कंप्रेसर ने लेट से प्रेशर इंक्रीज किया अप टू 50 मेगापास्कल तक. यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ 50 मेगापास्कल तक, उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर में इंक्रीज आया था, हम क्या करेंगे उस टेम्परेचर को मिनिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंटरकूलर. इंटरकूलर से वो गैसेस कहाँ जाएंगी, 3 पॉइंट के ऊपर इनटू द कंप्रेसर 2. इट मींस हमारे पास 2 to 3 प्रोसेस क्या होगा, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इन द इंटरकूलर. देन 3 पॉइंट पे कहाँ पे आ गई है, कंप्रेसर 2 में. कहाँ तक कंप्रेस होंगी, अप टू 0.4, दैट इज द रीजनरेटर. सो 3 to 4 प्रोसेस हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द हाई प्रेशर गैसेस, हाई प्रेशर कंप्रेसर. अच्छा, अब 4 में जाने के बाद आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रीजनरेटर लगा हुआ है, जहां से एग्जॉस्ट आ रहा है पीछे से. अब 4 to हमारे पास 5 प्रोसेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग किसके अंदर आ जाएगा, दैट इज इन द रीजनरेटर. अब 5 से वो गैसेस किसके अंदर चली जाएंगी, दैट गोज इनटू द कंबस्टन चैम्बर. सो 5 to 6 प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग इन द कंबस्टन चैम्बर. जैसे ही 6 पॉइंट पे आएंगे तो डेट गोज इनटू द टरबाइन 1. दिस इज द हाई प्रेशर टरबाइन. मैक्सिमम हम यहाँ से वर्क आउटपुट लेंगे. यहाँ से मैक्सिमम वर्क आउटपुट लेने के बाद एग्जॉस्ट हम कहाँ भेजेंगे, डेट गोज इनटू द reheater. So this is the constant pressure heating in the reheaters. जैसे वो reheater में further heat up होंगी, the pressure temperature will increase and goes into the point 8, and the 8 to 9 process is the isentropic expansion in the low pressure turbine. जैसे ही 9 पॉइंट पे जाएंगे तो हम यहाँ पे वापस हम गैसेस को हम कहाँ भेज देंगे, that will goes into the regenerator. सो वट वी हैव अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे T1 के ऊपर जब गैसेस बाहर जाती हैं, लेट्स से दे हैव टेम्परेचर, तो यहाँ से गैसेस बाहर जाने के बाद जब वो इंटरकूलर्स में से पास करती हैं, उनका टेम्परेचर क्या हो गया, T2. बट जैसे ही वो इंटरकूलर में से पास करती है तो वो किस टेम्परेचर पे आ जाती है, वो आ जाती है वापस अपने इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज द T1. सो सच इंटरकूलर्स डेट जो कि गैसेस को वापस इनिशियल टेम्परेचर पे ले जाते हैं, वी कॉल दीज इंटरकूलर्स एज नोन एज द आइडियल इंटरकूलर्स. यहाँ पर हमारे पास वो क्या आ जाते हैं, बेसिकली T1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सिंपली वी कैन से इट इज इक्वल टू द T3. सो हमारे पास द प्रोडक्ट जो होता है द एग्जिट. अच्छा, इसी तरह हम जब आगे जाते हैं टरबाइन 1 के ऊपर, और टरबाइन 1 से जो गैसेस आ रही हैं फ्रॉम पॉइंट 7 से और एंटर हो रही है इनटू द जो प्रोडक्ट गैसेस है एट द एग्जिट ऑफ द हाई प्रेशर टरबाइन आर सप्लाइड, जो कि कर रहे हैं टरबाइन 2 को कंबस्टन चैम्बर से उसको पास करने के बाद हम एज्यूम करते हैं, बट वी एज्यूम जो टरबाइन 1 का एंट्री टेम्परेचर था दैट इज T6, वही हमारे पास टरबाइन 2 के एंट्री टेम्परेचर के इक्वल होगा, दैट इज T8. तो इट मींस T6 इक्वल टू T8 है. और अगर ऐसा हो तो such type of the reheaters are called the ideal reheaters or is known as the complete reheating process. So हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है इंटरकूलिंग का, यहाँ पे ये जो रीजनरेशन का ऑब्जेक्टिव इज इंटरकूलिंग इज टू सेव द वर्क इनपुट फॉर द कंप्रेशन. अभी मैंने आपको बताया फॉर रीजनरेशन टू सेव द कंजम्पशन ऑफ फ्लूइड and to absorb some of the heat from the exhaust gases by compressed air, and reheating is done to raise the temperature of the working fluid approximately to the same temperature as at the inlet of high pressure turbine. So the purpose of all these processes is to enhance the cycle thermal efficiency. So अब one by one हम इन processes को देखते हैं कि हमारे पास इनकी TS डायग्राम किस तरह ड्रॉ करते हैं. अब इसकी TS डायग्राम हम देखें, हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस का हम बात करेंगे कंप्रेसर की. अब अच्छा, so this is the 1 to 2 process, that is the isentropic compression, and
कंप्रेसर 2 पॉइंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, इंटरकूलर। इंटरकूलर का पर्पस क्या है, इज टू डिक्रीज द टेम्परेचर। सो यहाँ से देखें ये टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ये लाइन जो है 1 से 2 हमारे पास जो लाइन है, दिस इज द प्रेशर इंक्रीज लाइन। 1 से 2 पे प्रेशर इंक्रीज हुआ है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, इट मींस एंट्रोपी विल रिमेन। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 3 to 4 प्रोसेस हमारे पास क्या है, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द हाई प्रेशर कंप्रेसर। इसके बाद 4 to 5 तक कहाँ पे गया है, वो रीजनरेटर में, और 5 to 6 वो कहाँ पे चला गया आगे, कंबस्टन चैम्बर में। 6 to 7 हाई प्रेशर टर्बाइन, देन 7 to 8 प्रोसेस क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर का। सो 8 to 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, लो प्रेशर टर्बाइन। 9 to 10 हमारे पास रीजनरेटर, और 10 to 1 आगे फर्दर हम उसको एटमॉस्फेयर में सेंड कर देंगे। सो अगर हम यहाँ से बात करें टेम्परेचर्स की, तो हमारे पास टेम्परेचर्स क्या है, बेसिकली T1 किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू T3। अभी हमने बात किया डेट इज द आइडियल इंटरकूलर। T6 किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू T8, डेट इज द आइडियल प्रीहीटर्स। एंड T7 जो है बेसिकली हमारे पास इक्वल टू T9। हम अज्यूम करते हैं जितना डिक्रीज टेम्परेचर हुआ वही आगे फर्दर क्या हो गया हमारे पास, लो एक्सपेंशन टर्बाइन के लिए भी उतना ही टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। सो अब यहाँ से नेक्स्ट हम बात करें कि कंप्रेशन रेशियो की 1 से 2 और 3 to 4, इसी तरह 6 to 7 एंड 8 to 9 है हमारे पास। अच्छा, अब 1 से 2 देखें, 1 से 2 हमारे पास क्या कंप्रेशन रेशियो क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू P2 बाय P1, हाई प्रेशर ओवर लो प्रेशर। इसी के कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास हाई, नेक्स्ट जो कंप्रेसर है हाई प्रेशर कंप्रेसर, उसकी प्रेशर रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास P4 बाय P3। मैक्सिमम प्रेशर देखें P4 है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली मिनिमम प्रेशर हमारे पास क्या है, दैट इज P3। अच्छा, इसी के कोरस्पॉन्डिंगली हम लो प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंगली इसके टर्बाइन की बात करें, हमारे पास लो प्रेशर टर्बाइन P8 ओवर P9, एंड इसी हाई प्रेशर कोरस्पॉन्डिंगली हाई प्रेशर टर्बाइन की बात करें, दैट इज P6 इक्वल टू P7। सो दिस इज द, these are the pressure ratios for the low pressure and the low high pressure compressors and turbines. Okay, next if we see the efficiency, so overall efficiency depends on the compressors, intercoolers, regenerators, turbines, preheaters and the रीजनरेटर्स। सो अब हमारे पास एफिशिएंसी किस पॉइंट पे हमारे पास हम वर्क सेव कर रहे होंगे, तो कुछ पॉइंट पे हमारे पास वर्क जो हम उसको लॉस कर रहे होंगे। सो एफिशिएंसी जो हम उसको किसी एक पैरामीटर से जो वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन विद इंटरकूलिंग का पर्पस क्या है, कि हम वर्क को रिड्यूस करते हैं। एक्सपेंशन विद रीहीटिंग का पर्पस क्या है, कि हमारे पास वर्क आउटपुट द कीप द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एज हाई एज पॉसिबल ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, thus maximizing the work output। बेसिकली एक्सपेंशन क्या है, जितना ज्यादा हमारा एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, जितना ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा उतना ज्यादा वर्क आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसलिए रीहीटिंग करते हैं ताकि मैक्सिमम गैसेस जो है उनका वॉल्यूम एक्सपेंड करके हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट जो है उसको हम गेन कर सके। अच्छा, ये देखें तो हमारे पास बेसिकली इन सब का पर्पस क्या है, एट द एंड इज टू इंक्रीज द साइकिल थर्मल efficiency. Next, we will see the numerical problem related to this topic. Either the efficiency in actual problem is increase or will decrease.